चीज है कि आज हर किसी को उम्मीद है कि यकीनन वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 3 चरणों में वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया था, जिसके बाद सवाल भी उठ रहे थे। अब ऐसे में आज भी सभी की ओर से अपील की गई है और ये कहा गया है कि चलिए घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अजीत यादव समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, कुंवर अजय जेडीयू की ओर से, और रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो कि जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, देखिए मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। कितनी उम्मीदें इस चरण से, क्योंकि पिछले 3 चरणों में बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को नहीं मिला? अनिल जी, संभवतः आप अब आ रही है आवाज, बोलिए सर। जी, अभी आवाज आ रही? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है। 96 सीटों पर आज मतदान चल रहा है और हमें लगता है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन करीब 70 सीटों पर बढ़त हासिल करेगा इस चुनाव में। हमारा जो आकलन है वो कह रहा है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं आप देखिए, आंध्रा में 25 हैं, बिहार में 5 हैं, जम्मू कश्मीर में 1 है, झारखंड में 4 हैं, एमपी में 11, उड़ीसा में 4 और तेलंगाना में 17, यूपी में 13 और वेस्ट बंगाल में 8। जो हमारा अपना आकलन है, जो 400 पार का हमने नारा दिए, शायद इस फेज के बाद वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि पुराने भी जो 3 फेज के हमारा अपना आकलन है उसमें भी हमें बढ़त नजर आ रही है। और ये जो चरण है ये हमें, लेकिन अनिल जी, वोटर्स में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वोट प्रतिशत अगर शुरुआती 2 घंटे का हम देखें तो फिर वही 10% ही रहा है। देखिए, दिन भर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें लगेगा कि वोटरों में उत्साह कम है, पर जब लेट नाइट चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नजर आती है। क्योंकि सुबह लगता है हमें, क्योंकि कंपाइलेशन में आता है, पहले भी 3 चरणों में हमने देखा, जब उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़े जारी करे चुनाव आयोग ने, तो लगता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर ही हुआ। पर अभी आप कह सकते हैं। ठीक है सर, 1 सेकंड आपको अब रोक रहा हूं। चंपाई सोरेन ने मतदान किया है, बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। इस मनुष्य जीवन में पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। कौन कौन है साथ में? सब में हमारा मिसेस है, हमारा बेटा है, बेटा बहू है, आम जनता है ना? क्या अपील करना चाहेंगे? सब मतदान करे। चले क्या फिर अलग से बस। तो देखिए, चंपाई सोरेन वोट डालने के लिए पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ, और वोट डालने की भी लोगों से अपील जो है वो लगातार की जा रही है। अनिल जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। कि जो भी देश के नागरिक है, जो 96 से 96 सीटों पे आज वोटर हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें लोकतंत्र के इस महापर्व में। देखिए, मतदान और वोट का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो देश के सभी नागरिकों को बराबर रूप से मिलता है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जो कोई भी हो। और यही अधिकार के बेसिस पे देश में सरकार बनती है, और हमें अपनी मन की, अपनी जो देश में काम करने वाली, देश के लिए जो काम करे वो सरकार बनानी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदान के लिए निकले, आप जिसको मतदान करना है कीजिए, लेकिन वोटिंग जरूर करें, ये हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं। अबू शर्मा जी, मतदान के प्रतिशत को देखते हुए क्या कहेंगे? महज 10% शुरुआती 2 घंटे में। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो ये पहला चरण के चुनाव के बाद आदरणीय देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से उनका 10 साल का कार्यकाल का जिक्र नहीं करते हुए अनाप शनाप बात किया ना, इसमें वोटर बहुत नकारात्मक हो गया। तो मैं अपना कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर वोटर को सकारात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लड़ाई है अन्याय काल के खिलाफ लड़ाई है, और हम लोग कोशिश करेंगे ये अन्याय काल का अंत हो, और अंत होने वाला भी है। पहला 2, 3, 4 3 चरण में जो नतीजा, जो रुझान
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पता चल गया देश का स्थिति क्या है। लेकिन हालांकि अभी भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि 400 पार तो जा ही रहा है, और अनिल जी ने अभी भी इस बात को दोहराया है। अजीत जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और ऐसे में सपा को कितनी उम्मीदें हैं, भले ही गठबंधन से हो, लेकिन क्या लगता है? आवाज मिल रही है अजीत जी? हेलो जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, आवाज मिल रही है। सवाल ये है कि इस बार 13 सीटों पर चुनाव है, इस चरण में कितनी उम्मीदें हैं इस चरण से? और खासकर देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट से उम्मीदवार हैं। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, तभी से ही सपा की जो चुनावी पछुआ हवा चली है, तो भाजपा के नेताओं के बयान आप देखिए किस तरीके से बदलने लगे हैं जी। और देश के बहुत बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इंडिया गठबंधन के नेता को कहा कि ये राजनीति के नायक हैं। आखिरकार स्वीकार करना ही पड़ा, टाइम भले लगा, जो है जिसको पूरा परसेप्शन बना करके, नैरेटिव बना करके इस देश में पप्पू घोषित किया गया था। आज बीजेपी का कोई नेता उस पर बात नहीं करता है, उसने अपनी छवि को बदला है। और नहीं, लेकिन इस गठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले तो सपा ने भी दूरी बनाई हुई थी, जिस दौरान कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी। पहली बार तो पहुंचे नहीं थे अखिलेश यादव, जब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो गया, सब ऑल इज वेल हुआ, उसके बाद ही पहुंचे। फिर कांग्रेस से क्यों दूरी बनाई थी? जब ऑल इज वेल होगा तभी तो शुरुआत होगी, तब तो उससे पहले आपको भी यकीन था ना कि पार्टी में कुछ खास नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ यकीन नहीं था। हम पहले से ही, और सपा के लोग बोलते रहे थे कि इस बार गठबंधन होके रहेगा, गठबंधन के खिलाफ हम लोग नहीं है। सीटों का मामला था, सभी पार्टियां मजबूत थी, क्षेत्रीय पार्टियां, तो कुछ न कुछ तो दिक्कतें आती ही थी, जो है तो उस पर तो हम लोगों ने बैठ करके सब तय कर लिया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, वो जो किसान परेशान है, और जो किसान बॉर्डर पे आंदोलन करते हुए मर गए, जो महिलाओं के साथ, ओलंपियन महिलाओं के साथ दिल्ली में अपमान किया गया, उस सवाल पे यहाँ तक कि ड्राइवर भी इस देश में आंदोलन किए, उनके खिलाफ कानून बना दिया गया। मजदूरों के लिए भी लोगों ने प्रयोग किया कानून बनाने के लिए कि 8 घंटे से 12 घंटे का हम टाइम देंगे। महंगाई इस तरीके से चरम पर है कि महंगाई गांव-गांव आप जाइए, देखिएगा कि गैस को लेकर के किस तरीके से लोग परेशान कहते हैं कि गैस बहुत महंगी हो गई, हम उसका जो भरा नहीं पा रहे हैं, जो हमको गैस दिया गया था वैसे खाली पड़ा है। तो ये सब दिक्कतें का, और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना में हम गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोरोना में जो इन्होंने वैक्सीन लगवाया था, और जो बयान आया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे वाला ने बयान दे दिया लंदन की कोर्ट में कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये गांव-गांव में गरीब पूछ रहा है कि क्या ये वैक्सीन जो है लगवा करके हम लोगों को मारने की प्लानिंग है। तो ये मुद्दे, चलिए, तो आपने मुद्दे तो तमाम उठा दिए हैं, लेकिन ये मुद्दे जनता के दिल में कितना घर कर पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी देखिए, 400 पार का नारा जिस तरह से बीजेपी एनडीए लेकर चल रहे हैं, उस पर विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि नारा तो पूरा होने वाला नहीं है, और तमाम खामियां गिनवा रहे हैं, जैसे कि अभी अजीत जी भी गिनवाते नजर आए। नरेश, आवाज आ रही है आपको? अब हल्की सी आवाज आई है आपकी। जी नरेश जी, सवाल ये है कि एनडीए जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहा है, ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि उतना काम नहीं किया है मोदी सरकार ने कि 400 पार का जो टारगेट है उसे पूरा कर पाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर कर लिया, क्योंकि जनता के मन में एक चीज घर कर रहे हैं कि अगर 400 पार कर लिया तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये विपक्ष का जो एजेंडा कितना काम कर पाएगा चुनाव में?
देखिए, अगर मान करके विपक्ष ने ये तो स्वीकार कर लिया कि बीजेपी 400 पार करने जा रही है। जी, अब वो ये बोल करके अपनी बात जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयास अब यही रह गया है कि किसी तरह 400 को रोको, लेकिन 400 उनसे रुकेगा नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। 10 वर्ष में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर मोदी जी ने काम किया है और जनता ने उसको देखा है, जनता ने उसको अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है, तो जनता ने मन बना लिया है कि वो तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उसको समर्थन देगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 400 पार करेगी। नरेश जी, अगर जनता ने मन बनाया हुआ है, फिर वोट डालने के लिए जनता निकल क्यों नहीं रही है? वोट प्रतिशत जो है वो हर बार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से 2014 में नजर आया था, जिस तरीके से 2019 में नजर आया था। देखिए, वोटिंग परसेंट में 1-2% इधर उधर हो सकता है, इसका मतलब ही है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता को परिवर्तन करना होता है तो बड़ी संख्या में वोट डालती है। 2014 में जो वोट ज्यादा पड़ा था परिवर्तन के लिए था। आज जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल कर आ रहा है, वोट डाल रहा है। विपक्ष के अंदर हताशा है, निराशा है, उनके कार्यकर्ता कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नरेश जी, ये किस आधार पे? क्योंकि 6-7% तक मतदान का प्रतिशत गिरा है, 6-7% तक मतदान का प्रतिशत गिरा है यूपी जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में। तो फिर ये मतलब आप कैसे ये आकलन कर रहे हैं कि जो वोटर्स निकले हैं वो आप ही के वोटर्स हैं? हमारे पास पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है, संगठन का तंत्र है, बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे पास। लेकिन मतदान किस मतदाता ने किस पार्टी के लिए किया है ये तो गुप्त रहता है ना नरेश जी। इसका आंकड़ा तो आपके पास नहीं आया होगा कि मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया है या आ गया है वो भी। नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए सरकार बनाएगा। नरेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि आपके पास ग्राउंड जीरो से सारा डेटा आ रहा है, लेकिन मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया है, किसके पक्ष में वोट दिया है, ये डेटा तो आपके पास नहीं आया होगा। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जब हमारा पन्ना प्रमुख काम करता है और उसके पास 30 या 60 वोट हैं, वो जिनको निकलवा करके उनका वोट डलवाता है तो उसे मालूम है किसने किसको वोट दिया है, क्योंकि वो वहीं रहता है, उन्हीं के बीच में रहता है। इतना नीचे तक हमारा संगठन है। ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं, आप बने रहे हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, सभी हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज इंडिया पर ये महा कवरेज जारी है। साथ ही हमारी ये भी अपील है कि अपने घरों से निकलें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान जरूर करें। छोटे से ब्रेक के लिए सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार न्यूज इंडिया पर यह महा कवरेज जारी है। देश की 96 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और हम आपसे यही अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलें और मतदान करें। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। रवि जी, आपके पास आते हुए समझना ये चाहेंगे कि शुरुआती 2 घंटे में जो मतदान का प्रतिशत दिखा है वो कहीं ना कहीं एक इस तरफ इशारा करता है कि वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मतदान करें, महापर्व का हिस्सा बने, लोकतंत्र के महापर्व का। लेकिन सबसे बड़ी ये चिंता का विषय एक सबसे बड़ा यही है कि क्या ये चुनाव आयोग की खामी रही या जो वोटर्स हैं मतदान करने नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं या उनके बीच में कोई निराशा है। देखिए, कभी कभी जब एंटी इनकम्बेंसी होती है उस समय पे भारी उत्साह होता है लोगों में, लगातार भीड़ बढ़ती है, लेकिन इस बार जो है वो हालात दूसरे हैं। उसके कारण मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी, खासकर इंडी गठबंधन को यह लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है और वो जो रीजनल पार्टीज के पास था वो पूरा इंडी गठबंधन को देने वाला है इस बार। ऐसे में अगर यह वोट प्रतिशत अधिक से अधिक
मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया है। तो और ऐसे में हिंदू वोटर्स अगर कम जा रहा है तो ये सरकार रूलिंग पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और दूसरी बात, अगर यह बीजेपी की गारंटी, जिस प्रकार से मोदी जी की लगातार गारंटी दे रहे थे, इस गारंटी को मान के वोटर्स बाहर नहीं निकल रहा कि मोदी जी तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी रूलिंग पार्टी को नुकसान दे सकता है। ऐसे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वोटर साइलेंट है। हम भरोसे से नहीं कह सकते कि ये वोटर जो है वो बीजेपी का है या इंडी गठबंधन का, लेकिन इतना तय है कि 4 तारीख को ही यह पता लग पाएगा। सारे सर्वे फेल हो सकते हैं इस बार क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत कम है। बात समझिए, 20 से 25%। अगर ये 10 बजे तक हो जाता है, 11 बजे तक भी हो जाए तो समझ में आता है, पर 10.35% अगर होता है 9 बजे समझना चाहूंगी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि राम मंदिर बनने के बाद जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इंडी गठबंधन की ओर शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी उठा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री तो ये तक कहते हैं कि मैं जीते जी मुस्लिम आरक्षण जो है वो नहीं होने दूंगा। ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए का इस मुद्दे को उठाना एनडीए के पक्ष में कुछ हद तक वोटर्स को खींच पाएगा? देखिए, यह जो आरक्षण की बात हो रही है, यह पूरी तरह से बीजेपी जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं उसको नहीं मिलने वाला। इसी वजह से ये पूरी तैयारी की गई है। और खासकर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो दलितों को अपना गुलाम बना लेंगे, और इस प्रकार और जातीय समीकरण और जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आ रही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं देश का एक्सरे करना चाहता हूँ जातीय जनगणना करके। राहुल गांधी जी का ये बयान आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि जातीय समीकरण पे जो अपने बिठाए जाएँ और इंडी गठबंधन को लाया जाए। वहीं बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको पता है कि इस समय जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर ही वो अपने आप को बचा सकती है। ऐसे में बड़ा खेल गया क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद जिस प्रकार से खुलकर मुसलमानों की बात होने लगी, जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात तो पहले से भी हो रही थी, लेकिन कुछ बातें जो खुलकर मंगलसूत्र की बात होने लगी, तो ये सब बातें इसीलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्रुवीकरण का खेल बीजेपी ने खेलने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कमेंट आपका भी जल्दी से चाहेंगे इस पे। देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी वोटिंग के अपनी अपनी परसेंटेज बता रही है कि हमारी बीजेपी कह रही है 400+ सीट आएंगी, कांग्रेस इंडी गठबंधन अपने बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा कि वोटों का परिणाम 4 तारीख को ही पता लगेगा ईवीएम मशीन के कारण। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर छीटाकाशी करने की कोशिश कर रही है। हर पार्टी अपनी अचीवमेंट्स को गिनवाने की कोशिश कर रही है कि हमने ये करा, जैसे बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में देश को क्या दिया। उस सब के बावजूद अगर हम देख रहे हैं युवा वर्ग जो परेशान है, युवा वर्ग रोजगार से परेशान है। जितने रोजगार की वादे किए गए वो रोजगार नहीं दे गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं तो मोदी जी का ये कहना कि बजाय रोजगार लेने के आप रोजगार देने में सक्षम बनिए, आप स्वतः आत्मनिर्भर बने तो दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। बहुत से कार्य ऐसे कार्य हैं जो अभी तक विशेष वर्ग नहीं करता था, कुछ विशेष वर्ग उस कार्य को करते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन मोदी जी ने ये कहना कि कोई कार्य छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सब में आत्मसम्मान होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की लगातार देखने को मिली है। कुंवर अजय जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत देर से उनका कोई रिएक्शन नहीं लिया हमने। कुंवर अजय जी, देखिए, बिहार में बदलाव की बातें तो होती हैं लेकिन जब इलेक्शन होता है तो तस्वीर अमूमन वही रहती है। मुंगेर में अभी देखिए 2 घंटे का चुनाव हुआ है और उसमें भी हमने तस्वीरें हिंसा की देख ली हैं। जी देखिए, देश की जनता, बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता ने मोदी सरकार की हैट्रिक का मन बना लिया है। और ये जो मतदाता कम निकल रहे हैं घरों से, जो हमारे एनडीए के मतदाता हैं, ये तो अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल के जो मतदाता हैं उनके अंदर हताश हैं। उन्हें किसी तरीके का कोई विश्वास ही नहीं है, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और चाहे ये विपक्षी पार्टियां जो कुछ भी कहे, देश की जनता मोदी सरकार एनडीए गवर्नमेंट का हैट्रिक बनाने जा रही है, जो 4 तारीख को इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और बिहार में बढ़ चढ़ करके जो पिछले बार 0 सीट पे थे, आज लंबा ख्वाब देख रहे हैं, फिर चूहिया की चूहिया वाली स्थिति 0 का 0 होने जा रहा है। कैसे कुमार साहब, कैसे? जी देखिए, ये पुरानी आंकड़ों को निकाल करके देखिए कि जब भी मतदान कम होता है ये सत्ता के पक्ष में होता है। मतदान जब ज्यादा होता है तो सत्ता के विरोध होता है। यानी देश की जनता सत्ता को बनाए रखना चाहती है, सत्ता को हैट्रिक
चांस देना चाह रही है, इसलिए तो इसका जो तो कोई वास्तविक प्रॉपर रिसर्च मतदाता है हैं नहीं वही कुमार अपने साहब। घरों से निकल रहे हैं, जिसका परिणाम आप 4 तारीख को देखने को नहीं, मिलेगा। इसका तो कोई प्रॉपर रिसर्च है नहीं कि वोट प्रतिशत अगर गिरा तो फिर सरकार को मुश्किलें नहीं जी है। नहीं, हम इसका तो कोई आप प्रॉपर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हाँ। ही लोगों के आंकड़े को पुराने इलेक्शन की जो आंकड़े हैं उसे देखते हुए स्पष्ट होता है कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम होता है वो सत्ता के पक्ष में होता है। ठीक है। आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या फिर नेता हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं आज, अभिषेक, वो कम वोट परसेंटेज को भी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं और ये भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो वोट पड़े हैं वो उनके फेवर में है और अगर कम भी है तो भी उनके फेवर में। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो लगातार बीजेपी या फिर एनडीए के बड़े चेहरे जो अपील क्यों कर रहे हैं कि घर से निकलिए वोट दीजिए? अनिल जी, आपने मुझसे पूछा जी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ये देखिए चारुल, बेहद अहम ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे और वहां आप देखें तो लंगर में भोजन परोसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पटना साहिब गुरुद्वारा की यह तस्वीर है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आज सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुंचे और यहां पर लंगर में भोजन यहां पर परोसते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पटना में कल उन्होंने एक रोड शो किया और देखिए पटना से सटे मुंगेर में आज वोटिंग हो रही है और पटना साहिब गुरुद्वारे से ये तस्वीर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद खूबसूरत तस्वीर ये सामने आई है। अनिल जी आप बोलिए। जी, मेरा ये कहना है, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे लग रहा कि उन्होंने झूठ बोलने का पूरा ठेका ले रखा है। आदरणीय आडवाणी जी के बारे में उन्होंने एक फेक वीडियो के बारे में बात की, कभी किसी के बारे में करते हैं। जब आपको याद है जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, माननीय मोदी जी ने कहा था हम 10 साल के कामों के दम पर और अपना विकसित भारत 45 तक बनाना है, उसके दम पर हम चुनाव में उतरे हैं। एक मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं जो हमारा संकल्प पत्र है, इसको खोल के देख लीजिए, पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। 10 साल में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल डिटेल में बताया है। रोजगार की बात करें, महंगाई की, मुझे याद है महंगाई में 2013 में 10.5% थी, आज 5% से भी नीचे भी आंकड़े आप चेक कर लीजिए। 43 करोड़ मुद्रा लोन योजना मिली है, रोजगार मिला है लोगों को, रोजगार देने वाले बने हैं। ये जब भी झूठ की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं तो इनको सोचना चाहिए काम है। और विकसित भारत कैसे बने, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंचे, फिर हम सर्वश्रेष्ठ बने, ये सारी चीजें हमने करके दिखाई हैं और आगे भी विजन में हम करने वाले हैं। जहां तक आपने वोट प्रतिशत का बात की, ये सच्चाई है। आज पूरे देश में करीब आप देखिए 10.5 लाख बूथ हैं और हमारा जो बीजेपी का पन्ना प्रमुख बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सभी जगह पर हैं। और हम जब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो हमारी इंटरनल फीडबैक आती है जो दर्शाती है कि हमारा जो वोट है वो निकल के उसने हमें वोट किया, उसी के दम पर हम कहते हैं। ये बात सच्चाई है कि पिछले चुनाव के मुकाबले 1-8% का ज्यादा फर्क रहा हो, पर जब आखिरी में चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और आप देखिए इसमें अनिल जी एक चीज आप देखते होंगे, ठीक है ओवरऑल में ज्यादा फर्क नहीं दिखता होगा, लेकिन ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आते हैं आपके पास अनिल जी। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका है पटना साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुंचे और उसके बाद हाजीपुर में रैली करनी है प्रधानमंत्री को। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर लंगर में उन्होंने भोजन भी परोसा। ये तस्वीरें पटना साहिब गुरुद्वारे की हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रोटियां भी बेलते नजर आए। तो एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नजर आया। बिहार में है
पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने लंगर भी चखा और परोसा भी। इसी के साथ उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, विपक्ष भले ही आरोप लगा ले कि ईवीएम हैक किए जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह काम व्यक्ति की तरह जनता से मिलते हैं, तो आप अगर इसे भी ईवीएम हैक करना कहेंगे तो आप कह सकते हैं। देखिए किस तरह से हर किसी से मिलते हुए, बच्चों से उनका वो अंदाज जो होता है वो बहुत कुछ बयां करता है। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कल पटना में एक रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पटना में ही कल रात्रि विश्राम और उसके बाद आज सुबह सुबह सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचे। और आपको बता दें कि ये वही गुरुद्वारा है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जाकर मत्था टेका। और देखिए, जब 305वां प्रकाश पर्व था साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे और हालांकि उस दौरान वो गुरुद्वारे नहीं जा सके थे क्योंकि पटना के गांधी मैदान में ही उस तरीके से तैयारियां की गई थी जहां गुरुद्वारे का पूरा भव्य रूप दिया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे पहुंचे। ये देखिए, रोटियां बेलते प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे तस्वीरों में और पूरे गुरुद्वारे का भ्रमण किया, मत्था टेका, प्रसाद ग्रहण किया। और बच्चों के साथ मिलने का जो अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, एक बार फिर से वो गुरुद्वारे में नजर आया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के दर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये तस्वीरें बेहद अहम, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। आशुतोष जी, इस पे कमेंट भी आपका चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देख करके। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी अच्छे प्रचार कर रहे हैं जनता के बीच में जा करके, और कोई भी कार्य करने में चूकते नहीं हैं। जहाँ जो भी मौका मिलता है अपनी पार्टी के लिए जितना अधिक से अधिक योगदान देते हैं मोदी जी, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज चल रही है, सब लोग मोदी जी को देख कर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और जनता इस चीज़ से बड़ी भली भांति परिचित है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितनी अभूतपूर्व तरक्की की है। 11वें स्थान से 5वें स्थान से और 5वें से 30वें स्थान के लिए अग्रसर है। अभी एक खबर ये भी आई है कि अगले साल ही हम जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकलने वाले हैं। बहुत निश्चित, इतने छोटे समय में इतनी आगे बढ़ना ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थव्यवस्था विश्व में सबकी अर्थव्यवस्था, ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था डामाडोल चल रही है। विकसित राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जिनको भी देखें उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति में, और ऐसे विषम समय में मोदी जी का अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना आगे लेकर के आना निश्चित ही एक सराहनीय कार्य है जिसको कि जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई उससे पहले 60-65 वर्ष में जो कार्य कांग्रेस के द्वारा किए गए उनको भी नहीं नकारा जा सकता। जिस स्थिति में कांग्रेस सरकार ने सत्ता को संभाला, अंग्रेजों से जो हमको सत्ता मिली, उस समय देश की स्थिति क्या थी और 60 वर्षों में क्या करा, कांग्रेस के कार्यों को भी मैं नहीं नकार सकता। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो
भारतीय जनता पार्टी ने किए वो अविस्मरणीय कार्य हैं और बहुत तेज़ी से देश को विकास की राह पर अग्रसर किया है। और आज की तारीख में, आज चौथा चुनाव का दौर जो मैं देख रहा हूँ कि चुनाव की प्रतिशत अभी तक कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लंच के बाद जो है चुनाव प्रतिशत बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। भारतीय गृहिणियाँ अधिकतर सुबह के समय में किचन में व्यस्त रहती हैं, घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, और लंच के बाद ये परसेंटेज मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से आएगा। और आने वाले 3 दौर जो है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये बड़े निर्णायक दौर होंगे। अभी तक हम अपने कयास लगा रहे हैं कि कौन पार्टी कितना सीट लेगी। परसेंटेज ऑफ वोटिंग 5 से 6%, 7% कम भी रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का ये जो है उदाहरण, इससे आने वाले 3 वोटिंग फेज में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। जनता अभूतपूर्व तरक्की को, उन्नति को, देश की को देख रही है कि पिछले 10 वर्षों में क्या करा और आगे 5 से 7 वर्षों में क्या विजन है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, एक संगठित पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। जब हम दूसरी पार्टी को, इंडी दल को देखते हैं, मैं सिर्फ, मेरे मन में बार बार प्रश्न ये उठता है, आर वी टुगेदर, आर दे टुगेदर। 28 पार्टियाँ एकत्रित होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी और वी कैन से कि मोदी जी को हराना है। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मोदी को सत्ता में नहीं आने देना। आशुतोष जी, जब डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टियां, जैसे आप देखिए कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन हो, सपा और कांग्रेस जो एक बार विधानसभा चुनाव में साथ था, उसके बाद अलग हो गए, फिर से साथ आ गए हैं, ऐसी अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो जनता के बीच क्या संदेश? मैं उसी विषय पे आ रहा था कि क्या ये पार्टियां सारी एकत्रित हो पाई? क्या इन्होंने किसी नेता का चुनाव करा कि अगर ये सत्ता में आ भी जाती हैं तो इनका नेता कौन होगा? एक तो हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता अपने को नेता के रूप में भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। दूसरा, इनका राष्ट्र के प्रति विजन क्या है कि अगर सत्ता में आते तो देश को किस राह पर लेकर जाएंगे, क्या इनकी आइडियोलॉजी होगी। जब उनकी सत्ता में अलग अलग पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी है और आपस में एक नहीं है। एक टाइम में आया, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई, उन्होंने एग्री नहीं किया। दूसरी दफ़ा में कांग्रेस अलग हो गया, तीसरी दफा में आरजेडी दल अलग हो गया। मैं तो आज तक अभी ये नहीं समझ पाया कि इंडी दल क्या वास्तव में एकत्रित, एक संगठित है भी या नहीं है। ऐसा मेरे को देखने में नजर नहीं आ रहा। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इनके पास कोई भी अभी नेता, जहाँ तक है, किसी को नेता के रूप में ये प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे कि हम अगर इंडी दल सत्ता में आता है तो उनका नेता कौन होगा, दूसरा उनका विजन कौन होगा। तो इस चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है। और मोदी अबू जी विजन ही क्लियर नहीं है इंडिया अलायंस का। अबू जी शायद आप म्यूट हैं सर। नहीं हूँ। हाँ, अब आ रही आवाज, बोलिए। इंडिया अलायंस क्या हो? आप तो एक पढ़े लिखे है, आपको इतना संस्कार नहीं है, वो इंडिया नाम है। आप एक रेपुटेटेड चैनल में इंडी क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये क्योंकि चीज ए फॉर अलायंस होता है और इंडी, और ए फॉर अलायंस इंडिया अलायंस कैसे हो सकता है सर? ये तो वो वाली बात हो गई कि बीजेपी पार्टी आप बोल रहे हैं, पी से पार्टी का ही तो मतलब हुआ ना सर। समाजवादी पार्टी, पी फॉर पार्टी। अब इंडिया के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम 2 बार अलायंस बोल दें तो आपकी खुशी के लिए वो भी बोल देंगे। तो सर इंडिया अलायंस, अब बात बताइए, जवाब दीजिए। नहीं अबू जी, तो आप मुझे एक मिनट, अबू जी आप बोल दो उनकी खुशी के लिए 2 बार अलायंस बोल दो। हम किसी की खुशी का ख्याल रखने के लिए नहीं है ना चारुल। एक चीज अबू जी मुझे ये बताइए, इंडिया ए है, डबल ए है या सिंगल ए है? मुझे ये बताइएगा। आपको क्या बोल रहे हैं? इंडिया बोलने में आपको क्या दिक्कत है? अरे सर, तो फिर हम अलायंस नहीं बोलेंगे, आप बताइए, अलायंस बोलना बंद कर दें। जनता पार्टी का है सर, यही दिक्कत है कि मुद्दों पे आप लोग जाते ही नहीं है। मुद्दे उठाइए ना सर, मुद्दों पे आप लोग जाते ही नहीं है। जो मुद्दे हैं ही नहीं उसे मुद्दा बना रहे हैं। अब जैसे एनडीए है, एनडीए के एनडी अलायंस है, वो एनडी अलायंस है भाई। मेरे को बोलने तो आप ही को बोलने के लिए समय दिया सर, आप मुद्दों पे आइए ना। नंबर बुलाएंगे, ये शिक्षा है। अरे सर, सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत। ये वोट का वोट बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप IATIA है ना,
आप अरे सुनिए, आप मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहे हैं? सेल्फ गोल कर रहे हैं इसी तरीके से, एक विपक्ष भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात है ये? ऐसे ही ऐसे आप लोगों की वजह से विपक्ष नहीं उभर पा रहा है, मूर्खों की वजह से। अबू जी आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस होना चाहिए, आप ये चाहते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यही फुल फॉर्म है ना, तो अलायंस के बाद एक और अलायंस बोले क्या? स्पेलिंग तो आपको भी पता होगी, बीजेपी पार्टी, ऐसा पॉसिबल है क्या? स्पेलिंग तो आपको भी पता है, आप खुद ये बेवजह का आरोप लगा रहे हैं, बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब दे दीजिए। ऐसे ही प्रवक्ताओं की वजह से एक देश को अच्छा विपक्ष नहीं मिल पा रहा है। आप लोग तंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है विपक्ष। अबू जी जो सवाल है मुद्दे पे आइए तो सर, मुद्दे पे तो आइए। आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं, ये चीज क्यों नहीं समझते आप लोग? भारतीय जनता पार्टी अरे सर आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए। आप ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे वाली बात ही कर रहे हैं। इंडिया और अलायंस तभी बनेगा ना, आपको तो फुल फॉर्म पता होगा ना, INDIA का फुल फॉर्म क्या है, तो A फॉर अलायंस है ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं। कहां से मिला? क्या मल्लिकार्जुन बताया? क्या अखिलेश? अच्छा आप मुझे बता दीजिए इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म क्या है? मैं इंडिया अलायंस बोल देती हूँ आपके लिए, आप मुझे फुल फॉर्म बताइए। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस आया ना, तो वही तो हमने बोला। अबू जी अगर जानते हैं, बड़ा दुखद पहलू है ये। अबू जी चलिए पर कोई नहीं, अभिषेक ऐसी बातें भी होनी चाहिए। चर्चा जब गर्म होने लगे तो ऐसे प्रवक्ता कुछ नहीं अबू जी देखिए, ये दुर्भाग्य हमें। आप देखिए आपका अलायंस से आपसे जो सवाल है, मुद्दे का सवाल, सर मुद्दे पे आइए। तो ऐसे में जानते हैं, फिर बाद में आप कहेंगे हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है। आप फिर बोलेंगे हमारे पास बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, उसके बाद फिर आप मतलब मीडिया पे आरोप लगाएंगे। दुखद पहलू यही है। अबू जी आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं और आपको समझना चाहिए, देश की जनता आपको देख रही है और आप सवाल से मत भागिए ना। आप इस प्रकार की बातें करके जनता को ये लगेगा कि आप सवाल से भाग रहे हैं। आप आंसर दीजिए प्लीज। हम हवाई नहीं है, अलायंस ने सबसे ज्यादा समझदार प्रवक्ता सवाल सामने का किया जवाब है। देने वाले नहीं है, ये लोग सवाल के जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अब आइए तो फिर नहीं अबू जी ठीक है, आपको अगर यही दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलग-अलग अजय जी आपके पास आते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं। अजीत जी आपके पास आते हैं। अजीत जी आपके पास आते हैं। सर ये चीज बताइएगा, यूपी जैसे राज्य में अगर वोट प्रतिशत हम देख रहे हैं 5 से 6% गिर रहा है, तो फिर मुश्किलें तो सभी पार्टियों के लिए होंगी। आप लोग तो इस बात को, बीजेपी अलग आश्वस्त है, आप अलग आश्वस्त हैं। अजीत जी सर वोट प्रतिशत गिर रहा है आपके राज्य में। देखिए अभी आशुतोष प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि विपक्ष में हताशा और निराशा है। विपक्ष हताश और निराश नहीं है। चाहे आप हमें इंडी बोले, चाहे हमें घमंडिया बोले, जो भी बोलना बोले, लेकिन एक चीज तय जान लीजिए कि जनता में हताशा निराशा है, बेरोजगार हताश है। जो पेपर लीक हो रहे भाजपा की सरकार में, अब तक जो केंद्र से जो सरकार केंद्र की बनी और उत्तर प्रदेश को मिला करके जो एक आंकड़ा आया, ये कहेंगे कि हम झूठ बोलते हैं। 11 पेपर आउट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अभी नीट का पेपर 4 दिन पहले आउट हो गया, तो हताश निराश कौन होगा? बेरोजगार निराश है, इसीलिए तो आज आत्महत्या कर रहा है बेरोजगार। कोटा में आप जान लीजिए सुसाइड का हब बना हुआ है। इलाहाबाद में हम रहते हैं, इलाहाबाद में पर डे कम से कम 1-2 छात्र जो है प्रतियोगी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आयोग का पेपर लीक हो गया, आरओ का समीक्षा अधिकारी का। पुलिस का पेपर, इतनी बड़ी परीक्षा हुई, उसका लीक हो गया। 50 लाख लोग जो है उसमें परीक्षा दिए, आज आकर के घर बैठे हैं। वो गांव-गांव जाकर के इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
और अभी आपने कुछ ही दिन पहले अभी ये भी कहेंगे कि हम व्हाट्सएप मीडिया के लोग हैं, ये व्हाट्सएप मीडिया में फैलाते हैं। अभी जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आया है कि गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे के नाम पर जो पैसा आया था उसका कितना बड़ा बंदरबांट किया गया, घोटाला किया गया है, पीएम केयर फंड में पैसा लिया गया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप भाई नोटबंदी किए, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? आप बताइए, आतंकवाद रुक गया? आप बताइए, भ्रष्टाचार रुक गया? आप जो आरोप लगाते थे गाय के नाम पर, आप गाय की माता के नाम पर वोट मांगते हैं और गाय कंपनियों से आप पैसा लेने का काम करते हैं। कोरोना जैसी वैक्सीन बनाने वाले से आप पैसा लेने का काम करते हैं। बस अजीत जी, हम यही आपके सहयोगी से भी कह रहे थे कि मुद्दों की बात करें। आपने मुद्दों की बात की और इसका एक एक जवाब जो है वो प्रधान अनिल जी से हम लेंगे। नहीं देंगे, नहीं तो इसके जवाब हम लेंगे। देखिए, मुद्दे की बात होती है तो बेहतर लगता है। मुद्दे की बात जो आपने की, जिसमें आपने चाहे बेरोजगारों के लिए बात कही हो, युवाओं के लिए बात कही हो, सेना के लिए बात कही हो, किसी भी चीज के लिए कही हो, मुद्दे की बात होनी चाहिए और हम भी यही चाहते हैं। और सर्टिफिकेट्स जो हमें मिलते हैं, अगर शब्दों से नहीं, अगर उसका हार्ड कॉपी मिले तो मैं घर पे फ्रेम करवा के रखूं, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे हो जाते हैं अभी तक। बहरहाल, इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी हमारे साथ बने रहें।